Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second lecture of this beautiful chapter Mechanical Properties of Solids. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेन्ड बॉडी। तो बच्चों जैसा कि हम लोग सोच सकते हैं ना, जैसे स्प्रिंग को मान लीजिए डिफॉर्म किया जाता है तो उसके पास क्या स्टोर हो जाती है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी तरीके से जब हम लोग बो एंड एरो का यूज करते हैं, है ना, तो जब हम लोग उस बो के धागे को खींचते हैं तो आखिर क्या होता है जिस वजह से एरो को वो सडनली एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। एक्चुअल में रीजन ये होता है कि हम लोग जो बो है ना, जो धनुष है, उसके धागे को हम लोग डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जिस वजह से उसके अंदर क्या स्टोर हो जाती है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जो इमीडिएटली जब हम लोग रिलीज करते हैं उस धागे को तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है किसे, एरो को, और वो एरो के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि एक जो स्ट्रेन्ड बॉडी होती है उसके पास क्या आ जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वही देखिए बच्चों यहां पर लिखा है कि व्हेन अ बॉडी इज इन इट्स नेचुरल शेप इट्स पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फोर्सेस इज मिनिमम। है ना, पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक ग्राफ भी देखा था जिसमें देखा था कि जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है ना, उस पर जब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। अब हम लोगों ने देखा था कि अगर उसे डिस्टर्ब करा जाए, अगर जबरदस्ती उन लोगों के बीच की दूरी को चेंज किया जाए ना, या तो बढ़ाया जाए या तो घटाया जाए, दोनों ही केसेस में हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। है ना, वी मे टेक द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट टू बी जीरो। इसको हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। When deformed internal forces appear and work has to be done against these forces, है ना, तो वो पूरा का पूरा बॉडी जो है वो नहीं चाहता है डिफॉर्म होना, तो अगर आप उसे डिफॉर्म करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगा करके तो इंटरनल फोर्सेस भी तुरंत रेडी हो जाएंगे। है ना, तो इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है बात? और इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जो है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। और इस केस में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जो है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ वायर इज stretched from its natural length। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जो कि शुरुआत में अपने नेचुरल लेंथ L पर है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, जो बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख पा रहे हैं वो कितना है, A है, एंड इज फिक्स्ड एट वन एंड। और अब उसे क्या कर किया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसे खींचा जा रहा है ना, तो वही यहाँ लिखा है एट वन एंड एंड इज स्ट्रेच्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट अदर एंड। द फोर्स इज सो एडजस्टेड, इस तरीके से हम लोग फोर्स को एडजस्ट कर रहे हैं बच्चों ताकि ये जो वायर है ये स्लोली स्ट्रेच हो जाए। एक तरीका तो ये था कि बहुत फास्ट इसे नीचे ले आते हैं ना, खींच करके बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ सकता था। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, बहुत स्लोली इसे खींचें, है ना, तो वही यहाँ लिखा है कि अगर स्लोली खींचेंगे तो क्या होगा, दिस विल इंश्योर दैट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एक्सटेंशन द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स द टेंशन इन द वायर। हमेशा जो F है वो किसके बराबर होगा, जो इस वायर के अंदर बिल्ट टेंशन है उसके बराबर होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि व्हेन द एक्सटेंशन इज x द वायर इज अंडर अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस F अपॉन A वेयर F इज द टेंशन एट दिस टाइम, है ना। और उस केस में हम लोग स्ट्रेन कितना कह सकते हैं, x अपॉन L, है ना। अगर लेंथ L से बढ़ करके कितनी हो गई, L प्लस x हो गई है ना, इफ देयर इज एक्सटेंशन ऑफ x, तो हम लोग समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर जो स्ट्रेन आएगा वो कितना आएगा, x अपॉन L, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आएगा, F अपॉन A, दैट इज टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग ये कहें कि यंग मॉडुलस मान लीजिए y है ना, तो F अपॉन A अपॉन x अपॉन L, ये हम लोग जानते हैं कि ये y के बराबर होता है ना, या फिर हम लोग F को क्या लिख सकते हैं, AY x अपॉन L। ठीक है, तो ये F कौन सा फोर्स है बच्चों, ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, जिससे हम लोग इसे खींच रहे हैं। और ऑब्वियस है कि हम लोग इसे स्लोली खींच रहे हैं, जिस वजह से F जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज टेंशन के भी बराबर है। ठीक है,
द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन अ फर्दर एक्सटेंशन dx इज। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने कितना इलोंगेट कर दिया उस वायर को, L से L प्लस x तक करवा दिया, मतलब x का इलोंगेशन अभी तक करवा दिया है। अब मान लीजिए कि हम लोग x से फर्दर उसे dx और एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा dx हम लोग उसे और एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, वो कितना हो जाएगा, dw विल बी इक्वल टू f इंटू डी एक्स, है ना। यहाँ पर f डॉट डी एक्स होता है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए यहाँ पर f इंटू डी एक्स बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर f की वैल्यू रख दूं, दैट इज ए वाई एक्स अपॉन एल, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा dw। अब देखिए, अब अगर हम लोग टोटल वर्क डन चाहते हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन एन एक्सटेंशन 0 टू L, है ना, 0 से L तक के एक्सटेंशन के लिए अगर हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि टोटल वर्क डन कितना है, तो इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग L से क्या लेंथ करवा देना चाह रहे हैं, कैपिटल L से कैपिटल L प्लस स्मॉल l तक। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन कितना आ जाएगा, ए वाई अपॉन एल तो कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और x में लिमिट भर देंगे l और लोअर लिमिट 0, तो ये क्या बन जाएगा, ए वाई अपॉन 2l इंटू स्मॉल l का स्क्वायर। तो अब ऑब्वियस है कि ये जो वर्क हुआ है ना, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये कैसे हुआ है, स्लोली हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज का तो सवाल नहीं है। तो ऑब्वियस है कि जो भी वर्क यहाँ पर हुआ है ना, इट इज गेटिंग स्टोर्ड इनटू द वायर एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर ये बात। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा के ही क्या है, 0 है ना। तो दस द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर इज, हम लोगों ने रेफरेंस 0 लिया था ना, हम लोगों ने क्या कहा था कि जब इनिशियली जब वो नेचुरल लेंथ में है तब पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने 0 माना था, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जिस वजह से अब उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ करके कितनी हो गई, U इक्वल टू ए वाई अपॉन 2 कैपिटल L इंटू एल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसको लिखने का एक तरीका और क्या होने वाला है, U बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे तो हाफ ए वाई एल अपॉन एल इंटू स्मॉल एल, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि हाफ अलग कर दिया हम लोगों ने, स्मॉल एल क्या है, एक्सटेंशन अलग कर दिया, और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो बीच का टर्म है ए वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये एक्चुअल में क्या बन गया, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स बन गया, है ना। आपको याद होगा कि F का जो फॉर्मूला था, है ना, F का जो फॉर्मूला था वो हम लोगों ने क्या हासिल करा था, ए वाई एक्स अपॉन एल। तो जब x की वैल्यू स्मॉल एल हो जाएगी, है ना, उसी समय तो F की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और उस समय F की वैल्यू जो मैक्सिमम हो गई वो कितनी हो जाएगी, ए वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल के बराबर। तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिस में बी रिटन एज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। या फिर देखिए एक और तरीका आपको दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पर हाफ अलग कर दिया गया, फिर देखिए a इंटू एल, ये क्या हो गया, बेसिकली ये वॉल्यूम हो गया, है ना। फिर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये तो स्ट्रेन बन गया ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ पर जो बचा हुआ टर्म है वाई एल अपॉन कैपिटल एल, ये क्या बन गया, तो ये यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, जो कि क्या होता है, स्ट्रेस होता है ना। तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी को आप और कैसे याद रख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम से। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब एक सवाल देखते हैं। सवाल है, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, the elastic potential energy stored in the wire is half stress into strain into volume. Show that it is equal to half mgl, where small l is the extension. The loss in gravitational potential energy of the mass Earth system is mgl. Where does the remaining half mgl energy go? तो देखिए बच्चों, ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग एक m मास के ब्लॉक को इस तरीके से सस्पेंड करेंगे ना बाय अ लॉन्ग वायर, जिसकी लेंथ शुरुआत में कितनी है, कैपिटल एल है, तो हम लोग जानते हैं कि एक ना एक लोकेशन पर आकर के ये क्या करेगा, ये आराम से इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो मान लीजिए कि उसकी फाइनली लेंथ कितनी हो गई, L से चेंज होकर के L प्लस स्मॉल एल हो गई, है ना। इसका मतलब स्मॉल एल क्या है, स्मॉल एल एक्चुअली बता रहा है कि इलोंगेशन कितना हुआ उस वायर की लेंथ में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर कितना हो जाएगा, U विल बी इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए हाफ
स्ट्रेस कितना लिख दें। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर नीचे क्या लगता हुआ दिखाऊंगा, इस पर नीचे लगेगा mg, तो ऊपर जो टेंशन है उसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, mg के ही बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो जाएगा mg अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है ये बात। स्ट्रेन हम लोगों को समझ में आता है कि वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ है स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल। और वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम हम लोग कितना कह सकते हैं, तो L मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए, है ना। यहाँ पर ऑब्वियस है कि स्मॉल एल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है ना, स्मॉल एल बहुत ही कम है, जिस वजह से वॉल्यूम को हम लोग लगभग L इंटू ए कह सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया AL से LA कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया हाफ mg स्मॉल एल। तो देखिए ये हमसे शुरुआत में बोला गया था प्रूफ करने को, तो ये तो हम लोगों ने प्रूफ देखिए कर दिया है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है, हाफ mgl, वो तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए हमसे क्या बोला गया है कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, mgl हुई। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये कितना नीचे गया, स्मॉल एल डिस्टेंस नीचे गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इट हैज गॉट चेंज्ड बाय mgl, है ना, देयर इज अ डिक्रीमेंट इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये समझिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो कैपिटल एम जी स्मॉल एल से कम हुई है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम जी एल से बढ़ी है, तो आखिर यहां पर जो रिमेनिंग हाफ एम जी एल है उसका क्या हुआ, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक्चुअली क्या हुआ यहां पर, जो हम लोगों ने पिछला केस देखा था, जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, उसमें हम लोगों ने ब्लॉक को बहुत स्लोली लोअर डाउन किया था, है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने ब्लॉक को लटका करके छोड़ दिया, अब वो स्लोली नीचे नहीं आ रहा है। और जब प्रोसेस यहाँ पर स्लो नहीं होगा, है ना, अगर प्रोसेस स्लो नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो हीट में भी डिसिपेट होगी। क्लियर है ये बात। तो इस वजह से यहाँ पर जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि एनर्जी जो है वो हाफ mgl, ये एनर्जी कहाँ चली गई, इट हैज गॉट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई और परिवर्तन तो दिख नहीं रहा, हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर, है ना, डेप्थ पर जाकर के रुका हुआ है ना, एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम लेंथ को एक्वायर करके वहां पर रुका हुआ है। तो ये बात तो सही कि आखिर एनर्जी गई कहाँ, तो एनर्जी गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से बच्चों मैं आपको ये चीज फील करवा सकता हूं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो धागा है ना, इसके बदले मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर स्प्रिंग होता। तो क्या होता अगर आप इस तरीके से ब्लॉक को छोड़ते, ब्लॉक नीचे जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे जाता, इस तरीके से वो ऑसिलेशन करता, और हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो रियल स्प्रिंग मान रहे हैं ना। रियल स्प्रिंग के केस में हम लोग समझ सकते हैं कि एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग, है ना, जिस वजह से हम लोग समझ पाते हैं कि स्प्रिंग में भी क्या होता है, हीट डेवलप होता है ना। लगातार अगर आप स्प्रिंग को, है ना, इलोंगेट कंप्रेस करते चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज एन इफेक्ट कॉल्ड डैम्पिंग, है ना, और धीरे धीरे एनर्जी डाई आउट कर दी जाती है और इवेंचुअली ब्लॉक जो है वो ऑसिलेट करना बंद कर देता है और एक लोकेशन पर जाकर के रुक जाता है। इस चीज को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इन द चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशंस, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही फिनोमेना देखते हैं ना कि एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में गायब हो गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ यूनिफॉर्म हेवी रॉड ऑफ वेट W, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A एंड लेंथ कैपिटल L is hanging from a fixed support. Young modulus of the material of the rod is Y. Neglect the lateral contraction. Find the elongation of the rod. तो चलिए बच्चों, इस सवाल को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग एक नॉन आइडियल स्प्रिंग देखें, है ना, जिसका कुछ मास होता है, तो उस केस में आप देखिए अगर इस तरीके से अगर हैंग करेंगे उसे, तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में, है ना, जहां पर इसे होल्ड करा गया है वहां पर आप देखेंगे कि ज्यादा ये खिंचा हुआ लगेगा, और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं कि जो खिंचाव है वो थोड़ा सा कम लग रहा है ना। तो यहां पर हम लोग ये फील कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर एक जैसा सवाल में दिया है ना, जैसा कि सवाल में दिया है कि सीलिंग से है ना एक यूनिफॉर्म हेवी रॉड जिसका वेट डब्ल्यू है उसे हैंग किया जा रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इस पॉइंट पर टेंशन निकालना चाहें तो ये टेंशन कितने के बराबर होगा, इतने से पोर्शन के वेट के बराबर होगा। लेकिन वहीं अगर आप यहां पर टेंशन निकालना चाहते हैं तो ये टेंशन किसके बराबर होगा, तो ये इतने सारे वेट के बराबर होगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम लोग है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग सीलिंग की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग देखते जा रहे हैं कि टेंशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जहां पर टेंशन ज्यादा होगा वहां पर खिंचाव भी ज्यादा होगा। इसलिए आप इस स्प्रिंग के एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि ज्यादा है ना, ज्यादा इलोंगेशन कहां पर आएगा, ऊपर वाले रीजन में। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली मैं चीज ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या आएगा। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि अगर मैं एक्स डिस्टेंस नीचे जा रहा हूं तो मुझे उसके नीचे वाले पोर्शन का वेट देखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखिए कि अगर L लेंथ की रॉड का है ना, L लेंथ की रॉड का अगर वेट W है तो L माइनस एक्स लेंथ की रॉड का वेट कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से W अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय L माइनस एक्स हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग जो है यहां पर भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले x डिस्टेंस नीचे तो चला ही गया था, अब वहां से और dx डिस्टेंस नीचे जा रहा हूं और इस dx डिस्टेंस के एलिमेंट पे मैं फोकस कर रहा हूं। हम लोग ये समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो dx है ना, dx लेंथ का जो एलिमेंट है उस पर हम लोग मान सकते हैं कि लगभग इस तरीके से यहाँ पर tx लग रहा है और इधर भी tx लग रहा है ना। ये जो टेंशन है ये खींच रहा है ना, इस ये जो एलिमेंट है dx लेंथ का, इसको ऊपर से भी खींच रहा है, नीचे से भी खींच रहा है। तो इस dx लेंथ के एलिमेंट में इलोंगेशन आएगा। कितने का इलोंगेशन आएगा, तो लेटर से कि मैं उसे dl कह दे रहा हूं। तो बेसिक फॉर्मूला हमें याद है, कौन सा फॉर्मूला, f अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहां पर डेल्टा एल का रोल कौन प्ले कर रहा है, dl प्ले कर रहा है। तो dl विल बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, सबसे पहले f जो है वो tx है, तो tx की वैल्यू कितनी है, w अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। इसको डिवाइड करना है किससे, a y से, है ना। a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और y जो है वो यंग मॉड्यूलस है, और इसे मल्टीप्लाई करना है लेंथ से। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, वो dx थी, है ना। मैं dx लेंथ के रॉड को देख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, और उसमें भी छोटा सा इलोंगेशन देख रहा हूं dl, तो मेरे पास dl आ गया, राइट। अब ऐसे dx लेंथ के एलिमेंट तो इनफाइनाइट नंबर है, तो उन सारे dx लेंथ के एलिमेंट में जो इलोंगेशन dl आ रहा है उन सारे इलोंगेशंस को ऐड कर देंगे अगर, तो हमें टोटल इलोंगेशन इन द रॉड मिल जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है dl को। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इलोंगेशन। तो डेल्टा एल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, w अपॉन एल ए वाई इंटीग्रेशन ऑफ एल माइनस एक्स dx, है ना। और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, x हम लोग किस तरीके से वेरी करवाएंगे, x की वैल्यू रहेगी 0 से लेकर के l तक, तभी तो पूरा का पूरा रॉड कवर होगा। क्लियर है? तो चलिए डेल्टा एल निकाल लेते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, w अपॉन एल ए वाई, यहां तक तो पहले ही आ गया था, l माइनस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा l dx का इंटीग्रेशन lx, और लिमिट भर देंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट भर देंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से देखिए हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एल ए वाई, फिर इधर आ जाएगा l स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास कितना आ गया, डब्ल्यू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए वाई, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए वाई। क्लियर है बात? तो इस तरीके से अगर हम लोग एक रॉड को हैंग करेंगे तो उसमें इलोंगेशन जो है उसके खुद के वेट की वजह से इतना आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंसिडर अ मेटल बार ऑफ मास m is pulled by forces F1 and F2 from two ends as shown in figure. Consider a small element at x distance from end A. Let us find out, अब दो पार्ट्स हैं यहाँ पर, elongation dl in small element dx और सेकंड है total elongation in the bar। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करना चाह रहे हैं,
हम लोग यहाँ पर जो dx है ना, dx लेंथ का जो यहाँ पर एक एलिमेंट है, इसको हम लोग एनालाइज करना चाह रहे हैं और इस dx में हम लोग इलोंगेशन dl निकालना चाह रहे हैं। तो चलिए सोचते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि टोटल मास जो है इस पूरे के पूरे मेटल बार का वो m है और इस पर नेट फोर्स जो है वो कितना लग रहा है। मान लेते हैं कि मैं राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो मैं बोल दूंगा कि इस पर नेट फोर्स लग रहा है F1 माइनस F2 है ना, और इसको अगर मैं इसके मास से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, फिलहाल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड आ चुका है। क्लियर है बात। तो अब अगर हम लोग यहां पर बात करें इस dx है ना, dx लेंथ के एलिमेंट की, तो इस पर हमें निकालना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि आखिर इस x डिस्टेंस आगे है ना फ्रॉम पॉइंट ए, x डिस्टेंस आगे फ्रॉम पॉइंट ए, टेंशन की वैल्यू आखिर क्या होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इतने से पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, है ना। तो अगर इतने से पोर्शन का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो हम लोग देखिए यहाँ पर कैसे शो कर सकते हैं कि हम लोग मान सकते हैं कि इसकी लेंथ x है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F1, मान लेते हैं कि पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है Tx, है ना। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर टेंशन Tx है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, F1 माइनस Tx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रॉड का है ना, ये जो यहाँ पर रॉड है इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m है, तो दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए यहाँ पर यही वाला यूज हो जाएगा। अब स्मॉल m कैसे निकालें, तो यूनिटरी मेथड से, है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि L लेंथ के रॉड का अगर मास कैपिटल M है तो X लेंथ के रॉड का मास कितना हो जाएगा, M बाय L इंटू एक्स के बराबर, है ना। तो ये हमारे को क्या मिल गया, ये हमारे को मिल गया स्मॉल m। ठीक है, तो देखिए Tx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 माइनस यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी m x अपॉन l और मल्टीप्लाई कर देंगे a से, जो कि कितना है F1 माइनस F2 अपॉन m के बराबर। तो देखिए यहाँ पर m तो कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग के पास फाइनली क्या आ जाएगा, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x। तो Tx इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन l, है ना। तो ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब अगर हम लोग उस dx है ना, dx थिकनेस, dx लेंथ के उस रॉड को अगर देखें तो उस पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इधर भी tx लग रहा है और इधर भी इसे पुल किया जा रहा है tx से ऑलमोस्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी इनिशियल लेंथ dx थी तो इसमें इंक्रीमेंट कितने का आएगा, dl का आएगा। तो चलिए वो dl निकालते हैं ना। तो अगेन बेसिक फॉर्मूला क्या है, F अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो इस केस में जो डेल्टा एल है उसका रोल कौन प्ले करेगा, dl प्ले करेगा। L का रोल कौन प्ले करेगा, dx प्ले करेगा। F का रोल प्ले करेगा tx, है ना। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, dl विल बी इक्वल टू tx dx अपॉन ए वाई के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, tx हम लोगों ने निकाल रखा था ना, F1 माइनस F2 F1 माइनस F2 x अपॉन l। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, dx के साथ, और डिवाइड कर देना है किससे, ay से। क्लियर है, तो dl हमारे पास कुछ ये आ गया। तो बच्चों अब अगर हमें क्या निकालना है, टोटल इलोंगेशन इन द बार निकालना है ना, तो ऐसे सारे के सारे dx में होने वाले dl को हमें क्या करना होगा, एड अप करना होगा। तो वी नीड इंटीग्रेशन ऑफ dl जो कि डेल्टा l बन जाएगा, है ना। वो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ F1 माइनस F2 x अपॉन l, है ना। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है और बाहर है dx अपॉन ay, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, है ना। और x विल वेरी फ्रॉम 0 से लेकर के l तक। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा एल बराबर कितना आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन ए वाई, है ना, ये तो चलिए बाहर आ गया ना। F1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो F1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा F1x और लिमिट पुट करेंगे तो ये F1L बन जाएगा, माइनस यहाँ पर F1 माइनस F2, है ना, F1 माइनस F2 अपॉन L, ये तो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट भर देंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। ठीक है,
तो चलिए इसे हम लोग जो है फर्दर सॉल्व करते हैं ना। तो डेल्टा एल यहाँ से कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 1/ay, तो चलिए एज इट इज है। फिर अंदर वाले टर्म को देखें तो यहाँ पर स्क्वायर ये गायब हो गया ना, तो ये कितना बन गया f1l माइनस f1l/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस f2l/2 के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फाइनली डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये आ जाएगा 1/ay, f1l माइनस f1l/2 ये बन जाएगा सिंपली f1l/2। तो ओवरऑल देखें तो ये बन जाएगा f1 प्लस f2 और बाहर आ जाएगा l/2। क्लियर है, तो यही क्या हो जाएगा ओवरऑल इलोंगेशन है ना, पूरे के पूरे रॉड में इतने का इलोंगेशन आएगा और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, कंसिडर अ स्टील वायर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ 2l is clamped firmly at 2 points A and B as shown. A body is hung from the middle point of the wire such that middle point sags x meter lower from the original position. Young's modulus y दे रखा है and we need to find x। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी है ना, तब हम लोग यहाँ पर इस बॉडी के लिए क्या कह सकते हैं कि अगर इस बॉडी का मास m है तो इस पर नीचे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज mg फोर्स है ना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में तो हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू क्या कह सकते हैं कि 2t का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, मतलब t साइन थीटा ऊपर t साइन थीटा ऊपर, तो 2t साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, टेंशन आ गया हमारे पास है ना, वो कितना आ गया mg/2 ऑफ साइन थीटा। क्लियर है, तो अब हमारे को ये पता चल गया कि ये जो वायर्स है ना, इनमें टेंशन कितना है। क्लियर है, तो अब जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर L लेंथ की वायर जो है ना, जो इनिशियली L लेंथ की वायर थी राइट साइड में, अगर हम लोग पहले सिर्फ उसे देखें तो हम लोग यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, क्या लगाना है, F/ay इज इक्वल टू डेल्टा L/L। तो अगर मैं एक राइट साइड वाले जो L लेंथ की वायर की बात करूं तो उसमें F कितना हो जाएगा, टेंशन के बराबर। सो आई राइट mg/2 ऑफ साइन थीटा और इसको डिवाइड कर देंगे ay से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा L, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा उसकी ओरिजिनल लेंथ जो कि L है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टोटल लेंथ ऑफ द वायर थी वो 2L थी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाफ वाला L और राइट हाफ वाला भी L। तो यहाँ से हमारे को राइट साइड वाले वायर में इलोंगेशन मिल जाएगा। तो डेल्टा L की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आ जा रही है, mgl, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू a इंटू वाई से। अब चलिए डायग्राम के थ्रू साइन थीटा निकालने की कोशिश करते हैं ना। साइन थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर तो हो जाएगा x, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, जो इसकी नई लेंथ है, मतलब कि L प्लस डेल्टा L। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा के बदले x अपॉन, यहाँ पर बोल देते हैं कि साइन थीटा इज एक्चुअली x अपॉन L प्लस डेल्टा L। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा L विल बी इक्वल टू mg इंटू L डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा x और ऊपर आ जाएगा L प्लस डेल्टा L, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a इंटू वाई। अब बच्चों अगर इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर हम लोग देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या कह सकते हैं, L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा L जो है ये बहुत ज्यादा नहीं होगा है ना, डेल्टा L जो है वो काफी कम होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज बाइनोमियल। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट साइड में है L प्लस डेल्टा L, तो मैं इसे बना दूंगा L अपॉन L प्लस डेल्टा L अपॉन L इसका होल स्क्वायर, और बाहर मैं कर दूंगा यहाँ पर L स्क्वायर मल्टीप्लाई है ना, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये देखिए बन गया 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L का होल स्क्वायर, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा L अपॉन L में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे L स्क्वायर से, सो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर देखिए L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बच क्या जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ डेल्टा L अपॉन L इंटू L स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास
किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जा रही है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, है ना, यहाँ पर लेकिन देखिए एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल। तो हमें डेल्टा एल की वैल्यू देखिए मिल गई ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल। तो देखिए बच्चों इस इक्वेशन का यूज हम लोग यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कर लेंगे। तो डेल्टा एल को सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल इज इक्वल टू mgl मल्टीप्लाइड बाय l प्लस डेल्टा एल, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, ट्वाइस ऑफ x इंटू ए इंटू वाई से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब कितना आ गया ना, एक्स क्यूब जो है वो आ गया mgl मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए एल में डेल्टा एल ऐड करना है ना, डेल्टा एल एल के सामने बहुत छोटा है, तो दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू mgl स्क्वायर, है ना, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर से आ जाएगा 2l, और फिर डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, ट्वाइस ऑफ a इंटू वाई, है ना। तो यहाँ से हम लोग एक्स क्यूब को ऑलमोस्ट किसके बराबर लिख दे रहे हैं, ये बन जा रहा है एक्चुअली 2 से 2 देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जा रहा है mgl क्यूब अपॉन ए वाई के बराबर। क्लियर है। तो एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, mgl क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई होल टू द पावर 1/3। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, a thin ring of radius capital R is made of a material of density rho and Young's modulus y. If the ring is rotated about its center in its own plane with angular velocity omega, find the increase in radius of the ring. तो बच्चों आई एम श्योर कि आपको ऐसा सवाल याद होगा, है ना। पिछले बार हम लोगों ने जब इस तरीके का सवाल करा था तो हम लोगों ने टेंशन इन द रिंग निकाला था, है ना। तो उसमें मैं रिवाइज करा देता हूं कि हम लोगों ने क्या करा था। हम लोगों ने कोई बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया था इस रिंग पे, है ना, और सच दैट कि वो जो एलिमेंट है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा था डी थीटा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं इतने छोटे से इस पोर्शन की, है ना। यहाँ डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिख रहा है पर ये है कैसा, बिल्कुल पॉइंट मास जैसा आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर टेंशन जो है उसका आप देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम के हिसाब से जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो एडअप हो रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल और जो राइट और लेफ्ट की तरफ वाले कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऑब्वियस है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो 2t साइन डी थीटा बाई 2 है ना, ये जो कंपोनेंट है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t साइन ऑफ डी थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेडियस है ना। तो सवाल में देख लेते हैं कि रेडियस कितना दिया हुआ है। रेडियस देखिए कैपिटल आर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं dm ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक पॉइंट मास है जो कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, उसका हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखा था। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग dm को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर 2 पाई आर लेंथ का मास जो है वो कैपिटल m है, तो आर डी थीटा इतने लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो m अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, एम डी थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। तो यही बेसिकली क्या बन गया, यही बन गया dm। क्लियर है बात। तो चलिए हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या आ जाएगा। 2t, अब साइन ऑफ अ वेरी स्मॉल एंगल इज द एंगल इटसेल्फ, तो यहाँ पर डी थीटा बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू एम डी थीटा अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये अभी तक हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं ना, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो डी थीटा से डी थीटा गया, 2 से 2 गया, है ना। तो यहाँ से देखिए टेंशन कितना आ गया हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई, है ना। तो ये हमने निकाल लिया कि इस रिंग में एक्चुअल में टेंशन कितना डेवलप हो चुका है। तो अब देखिए बच्चों, ये जो टेंशन है ये किस तरीके का आप समझ पा रहे हैं कि इफेक्ट लाएगा। तो हर एक छोटे एलिमेंट को, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट को देखा था, तो इसको बेसिकली ये टेंशन फोर्स क्या कर रहा था, इस तरीके से खींच रहा था, है ना। अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट की बात करूं तो इसको ये टेंशन फोर्स क्या कर रहा था, खींच रहा था। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है अब क्या होने वाली है बच्चों, बढ़ने वाली है। और सिर्फ इसकी ही नहीं, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट की थोड़ी थोड़ी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी।
तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर देखिए क्या बोल सकते हैं कि ये जो डेल्टा एल अपॉन एल है ना, डेल्टा एल अपॉन एल है ना, ये हम लोग कितना कह देंगे, ये बन जाएगा स्ट्रेन के बराबर। क्लियर है ये बात? तो डेल्टा एल अपॉन एल विल बी इक्वल टू स्ट्रेन। यहाँ पर एल में क्या कह रहा हूँ, एल एक्चुअली लेंथ ऑफ दिस रिंग है ना, मतलब 2 पाई आर है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, एफ अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पर फोर्स के बदले टी आ जाएगा ना, टेंशन अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल हम लोग ने लिख दिया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जानते हैं कि जो लेंथ है ना, एल जो है वो कितना है, वो 2 पाई आर है। क्लियर है ये बात? तो अगर लेंथ 2 पाई आर है तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, डेल्टा एल विल बी एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई डेल्टा आर। क्लियर है ये बात? एल अगर 2 पाई आर है तो डेल्टा एल 2 पाई डेल्टा आर हो गया। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, डेल्टा एल अपॉन एल हमारे पास आ गया डेल्टा आर अपॉन आर के बराबर। तो डेल्टा आर अपॉन आर को हम लोग इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, टेंशन अपॉन ए वाई के बराबर लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, डेल्टा आर पूछा गया था। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इंटू आर अपॉन ए इंटू वाई। अब एक बार देख लेते हैं सवाल में डेटा किस तरीके से दिया हुआ था। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर सवाल देख पा रहे हैं, यहाँ पर रेडियस आर दिया हुआ है, डेंसिटी रो दी हुई है, यंग्स मॉडुलस वाई दे रखा है ना, और रेडियस है ना, रेडियस में इंक्रीमेंट निकालना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग टेंशन को पहले तो भर देते हैं ना। टेंशन क्या निकाला था हम लोगों ने, टेंशन हम लोगों ने देखिए निकाला था एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई, फिर मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन ए वाई। क्लियर है बात? तो अब जो है मास क्या हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो दिया हुआ था हमारे को, और वॉल्यूम ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, मतलब कि ये जो रिंग है ना, ये जो वायर है उसका वॉल्यूम हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हम लोग एक्चुअली कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पर स्मॉल आर में क्या कह रहा हूँ, स्मॉल आर बेसिकली हो जाएगा यहाँ पर जो वायर की जो रेडियस है ना, जो वायर है उस पतले से वायर की जो रेडियस है वो आर होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ये कैपिटल आर, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। डिवाइड किससे करना है इसे हमें, 2 पाई, एरिया कितना है, अगेन एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस वाई। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 पाई से देखिए 2 पाई भी कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा आर स्ट्रेट अवे हमारे पास कितना आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर आर टू द पावर 3 अपॉन वाई, है ना। तो यही हो जाएगा डेल्टा आर, मतलब कि इंक्रीमेंट इन द रेडियस ऑफ द रिंग बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, है ना। लगातार हम लोग इस तरीके से अगर घुमाते रहेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, और टेंशन जो है वो खींचना चाहेगा, जिस वजह से रिंग की जो लेंथ है और जिस वजह से लेंथ बढ़ने से रेडियस भी बढ़ेगी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरोडोव। द क्वेश्चन सेज a thin uniform copper rod of length L and mass M rotates uniformly with an angular velocity omega in a horizontal plane about a vertical axis passing through one of its ends. Determine the tension in the rod as a function of the distance small r from the rotation axis. Find the elongation of the rod. तो देखिए बच्चों, सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि एक थिन यूनिफॉर्म कॉपर रॉड है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है और उसका मास स्मॉल एम है, और वो एक्चुअली रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्मली विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ना, और ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है वो वर्टिकल है। अब हमसे क्या बोला गया है कि हमें बताना है टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं किसी स्मॉल आर डिस्टेंस आगे जा करके डी आर और आगे जा रहा हूँ। अब इस डी आर थिकनेस के, है ना, इस डी आर लेंथ का एक रॉड यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर टेंशन T है
और r प्लस डी आर डिस्टेंस पर टेंशन कितना है, t प्लस डी टी है। अब ये जो टेंसाइल फोर्स है ये तो इसे क्या करेगा, खींचेगा, है ना, इस एलिमेंट को क्या करेगा, खींचेगा। तो t टेंशन लेफ्ट की तरफ और t प्लस डी टी राइट की तरफ। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इस पर नेट फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर है ना, इस ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसके सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेट फोर्स लग रहा है माइनस डी टी के बराबर। एंड दिस फोर्स शुड एक्चुअली बी प्लेइंग द रोल ऑफ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, दिस शुड बी इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। डी एम क्या है, इस एलिमेंट का मास है, और स्मॉल आर क्या है, इस एलिमेंट की रेडियल डिस्टेंस है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग डीएम पहले तो निकालना चाह रहे हैं ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें बताया स्मॉल एल लेंथ का मास जो है वो स्मॉल एम है, ठीक है। तो डी आर है ना, डी आर लेंथ के रॉड का मास कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू एम अपॉन एल इंटू डी आर के बराबर। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, डी एम निकाल लिया है। तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी टी इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर था, तो डीएम के बदले क्या भर देंगे, एम अपॉन एल डी आर। तो यहां पर लिख देंगे एम अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। क्लियर है ये बात। तो अब बच्चों कर देते हैं इसे हम लोग इंटीग्रेट, है ना। यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए डायग्राम में यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जब स्मॉल आर की वैल्यू एल के बराबर हो जाएगी तो वहां पर टेंशन कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है कि वहां पर टेंशन जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि टेंशन क्यों आ रहा है, टेंशन इसलिए आ रहा है ताकि वो एलिमेंट को खींच सके, है ना। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि R इक्वल टू एल के बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसे खींचा जाए, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर टेंशन की वैल्यू क्या बोल देंगे, जीरो कह देंगे। और लेटर से किसी R डिस्टेंस पर, है ना, टेंशन की वैल्यू T है। तो यहां से देखिए इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर, ये तो चलिए कांस्टेंट है। आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू। तो यहां पर जब लिमिट भरेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टेंशन बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर, ऊपर एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे एल से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल, और फिर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर, जो कि फर्दर किस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म देखिए क्या हो गया, ये बन गया वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के बराबर। तो ये तो बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ आर, है ना। अब हमें क्या निकालना था, आइए सवाल में देखते हैं। अब एक्चुअली हमें निकालना था कि इस पूरे के पूरे रॉड में, है ना, कितने का इलोंगेशन आएगा। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द रॉड। तो अब देखिए बच्चों हमें अगर इलोंगेशन निकालना है रॉड का तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस डी आर लेंथ के रॉड को इमेजिन कर सकते हैं। ये डी आर को आप देखिए कि खींचा जा रहा है बेसिकली ऑलमोस्ट टी टेंशन से, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां पर डेल्टा एल का रोल कौन प्ले करेगा, इट विल बी प्लेड बाय डी एल। एल का रोल कौन प्ले करेगा, इट विल बी प्लेड बाय डी आर, है ना। हम लोग डी आर लेंथ के रॉड में छोटा सा इलोंगेशन डी एल देखना चाह रहे हैं। एफ का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पर, तो टेंशन टी प्ले करेगा, है ना। टी और टी प्लस डी टी, ऑल्दो ये दोनों थोड़े थोड़े अलग हैं लेकिन फर्क इतना माइन्यूट है कि हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट इसे टी मान सकते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेच निकालना है, हमें इलोंगेशन निकालना है। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन अपॉन ए वाई, मतलब कि एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, है ना, एफ अपॉन ए वाई इज इक्वल टू क्या लिख दें, डी एल अपॉन डी आर लिख देंगे। तो बच्चों यहां से देखिए हमारे पास स्मॉल इलोंगेशन इन डी आर वो कितना आ जा रहा है, डी एल इज इक्वल टू आ जा रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए वाई मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, है ना। ये आ जा रहा है, इसको डी आर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि समेशन ऑफ ऑल छोटे छोटे इलोंगेशंस विल बिकम द टोटल इलोंगेशन इन द रॉड, सो दिस विल बिकम डेल्टा एल, है ना। तो डीएल का इंटीग्रेशन हमें करना है और इधर डी आर वाला टर्म है। तो आर को कहां से कहां वेरी करना चाहिए हमें,
तो हमें r को एक्चुअली वेरी करना चाहिए 0 से लेकर के स्मॉल l तक, ताकि पूरी की पूरी रॉड जो है वो कवर हो जाए। तो चलिए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। डेल्टा एल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन ट्वाइस ऑफ ए वाई, ये तो चलिए कांस्टेंट है। dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dr का इंटीग्रेशन r और लिमिट भर देंगे तो l, माइनस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, है ना, और आर क्यूब में हम लोग एल की वैल्यू भर देंगे तो ये बन जाएगा एल क्यूब अपॉन 3, और नीचे एल स्क्वायर तो था ही, है ना। तो यहाँ से देखिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करा जा सकता है। तो डेल्टा एल देखिए यहाँ से कितना जा रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए वाई मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए एल माइनस एल बाई 3 है, मतलब कि 2l अपॉन 3 आ जा रहा है। तो यहाँ से देखिए फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जा रही है, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 3ay, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दिस इज द टोटल इलोंगेशन इन द रॉड। क्लियर एक बार? तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।